नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धरातल के रूप बदलने वाले कारक जो बाह्य कारक के एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। 3 तरीके के होते हैं: अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय यानी वेदरिंग हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसका दूसरा फैक्टर देखेंगे, अपरदन। तो दोस्तों, अपरदन क्या होता है? तो जब कोई प्रवाहित जल यानी जो बहता हुआ पानी है, या हवा, या समुद्री लहरें, या ग्लेशियर्स यानी हिमानी होती हैं, ये किसी चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं। तो मान लीजिए किसी चट्टानों में तोड़ फोड़ हुआ तो उसके जो कण वहीं पे गिर जाते हैं। तो इन कण को जब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है तो इस क्रिया को अपरदन यानी इरोशन कहते हैं। तो इरोशन में कटाव और बहाव की प्रक्रिया शामिल है। पहले कटाव होता है, फिर बहाव होता है। आपने अगर देखा होगा बारिशों के टाइम में जब खेतों में पानी भर जाता है और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो वो बहता हुआ जल जाता है तो अपने साथ खेत की मिट्टी को भी लेके चला जाता है। तो ये क्या है? यही एक तो इरोशन है, अपरदन है। इसको हम लोग सॉइल इरोशन या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने ये लाइन से स्टार्ट की है। आप अगर अपने स्क्रीन पे लाइन पढ़ें कि जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि चट्टानों में तोड़ फोड़ करती है तथा परिवहन द्वारा उसे दूसरी जगह ले जाती है तो इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव। तो ये लाइन तक हमने कंप्लीट कर ली। अगला टॉप इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि अपरदन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। तो ये तो बिल्कुल सच बात है। देखिए, अपरदन के 2 कारण हो सकते हैं। पहला जो नेचुरल फैक्टर्स है, जो प्राकृतिक कारण है, जैसे हवा हो सकती है, जल है, ग्लेशियर्स है, ठीक है, बारिश है। पर उसमें आजकल तो मानवीय कारण ज़्यादा है। मानवीय कारण की वजह से ज़्यादा मिट्टी, जो मृदा अपरदन या जो मिट्टी का जो इरोशन है, वो मानवीय कारणों से ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे जब गांव या कस्बों में भवन या सड़क वगैरह का निर्माण होता है तो उसके ऊपर के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ सब साफ़ कर दी जाती हैं। तो जब ये इसको हटा दी जाती हैं तो उसके ऊपर की मिट्टी, ठीक है, वो लूज़ हो यानी हल्की हो जाती है, जड़ से वो निकल जाती है। वो फिर वह हवा के द्वारा या पानी के द्वारा वो उड़ के कहीं और चली जाती है, बह के कहीं और चली जाती है। तो यह मानवीय क्रियाओं की वजह से हो रहा है। तो अपरदन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रेड कलर से कर देता हूँ, कि अपरदन एक गतिशील क्रिया है। ठीक है, ये स्थिर नहीं, गतिशील क्रिया, ये होती रहती है। ठीक है, ये अपक्षय से अलग है। अपक्षय क्या है कि एक पत्थर रखा हुआ है, सालों साल मौसम की वजह से वो टूट के वहीं गिर गया, उसमें कोई गतिशीलता नहीं है, पत्थर कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। पर अपरदन में क्या है कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, चाहे वो हवा की मदद से हो, चाहे वो जल की मदद से हो, पर उसमें गतिशीलता है। तो हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो अपरदन यानी जो इरोशन है, ये अपक्षय के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्रिया साथ भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। मदद कर सकता है, अपक्षय जो है अपरदन में मदद कर सकता है, पर उसका भाग नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है निक्षेपण यानी डिपोजिशन। तो निक्षेपण क्या है? ये अपरदन का परिणाम है। ठीक है, जो इरोशन यानी जो अपरदन है, जो मिट्टी बह के कहीं जाती है तो जहाँ पे जाके वो इकट्ठी होती है, यानी निक्षेपण जहाँ उसका डिपोजिशन होता है, वह अपरदन का ही तो एक तरीके से परिणाम है। अगर अपरदन नहीं हुआ होता तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई होती। तो ये डिपोजिशन या निक्षेपण क्यों होता है? तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा नदियाँ जब पहाड़ से निकलती हैं तो उनकी स्पीड तेज़ होती है, फिर मैदानी भाग में आते आते धीरे होता है, और जब एकदम वो अपने समुद्र से मिलने के कगार पे होती हैं तो जो एकदम जब स्लोप यानी जो ढाल एकदम कम हो जाता है तो उनका स्पीड यानी वेग भी कम हो जाता है। और वेग की कमी के कारण जो अपने साथ मलबा लाती वहीं पे एकत्रीकरण यानी डिपॉजिट कर देती हैं, यानी निक्षेपण। तो यही क्रिया है को ही निक्षेपण कहते हैं। तो अब हम लोग सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो वर्षा का जल है या भूमिगत जल है, नदी है, हवा है, ग्लेशियर है या सागर की लहरें हैं, ये चट्टानों को कैसे काटती हैं, कैसे अपरदन उनका करती हैं। इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं प्रवाहित जल यानी बहता हुआ जल यानी बहता हुआ पानी। ठीक है, तो जो बहता हुआ जल को ही हम लोग नदी या सरिता कहते हैं। ठीक है, जो पानी ऊपर बह रहा होता है, ठीक है, उसको नदी कहा जाता है। बाकी पानी तो अंदर ग्लेशियर्स मतलब ग्राउंड वाटर में भी होता है। ठीक है, पर जो सतह पे बहता होता है उसी को हम लोग नदी कहते हैं। तो नदी का सबसे मुख्य काम क्या है? अपरदन क्रिया उसका मुख्य काम है। अपरदन यानी इरोशन उसका सबसे मेन काम है। वो पहाड़ों से जैसे ही निकलती है उसका ये इरोशन पार्ट यानी अपरदन काम स्टार्ट हो जाता है। पहाड़ों के चट्टानों को काट काट के उसके कण
मैदानी भाग में ले जाके वह इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो अब ये नदी का जो अपरदन यानी जो ये क्या कहते हैं अपरदन कार्य किस पे डिपेंड करता है, यानी किस पे उसका किस फैक्टर्स को डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है नदी का ढाल। ठीक है, कि नदी का जो ढाल है वो कैसा है। अगर ढाल ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी नदी की वेग ज़्यादा होगी, वेग ज़्यादा होगा तो उसका जो कटान है या जो अपरदन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है जल की मात्रा, नदी में जल कितना है, जल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अपरदन क्रिया होगी। ठीक है, और तीसरा है वेग, तो नदी का ढाल, जल की मात्रा और वेग, ये लाइन यहाँ पे है, नदी का ढाल, जल की मात्रा और वेग। तो इन 3 फैक्टर्स पे, ठीक है, नदी का अपरदन क्रिया डिपेंड करता है या उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है, इसीलिए नदियाँ पर्वतीय भागों में अधिक अपरदन करती हैं। अभी आप खुद ही सोच सकते हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि पर्वतीय भागों में अपरदन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि नदी का ढाल भी ज़्यादा है। ठीक है, वेग भी वहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो जाता है। मैदानी और डेल्टाई भागों में अपरदन ज़्यादा नहीं होता, जो अपरदन तो पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है, वहाँ से जो मिट्टी आती है यहाँ पर निक्षेपण यानी डिपोजिशन ज़्यादा होता है। मैदानी भागों में और डेल्टाई भागों में डिपोजिशन ज़्यादा होता है। मैदानी भागों में अपरदन होता है अगर बाढ़ आ गई, ज़्यादा नदी में पानी मात्रा बहुत बढ़ जाता है, तो नदी में पानी भी बढ़ जाता है, स्पीड भी बढ़ जाता है, तो नदी कटान वगैरह स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो नदियाँ जब अपरदन या निक्षेपण ये जो दोनों क्रियाएं करती हैं तो कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, तो उनको एक एक करके देखेंगे। तो नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है यानी माउंटेनियस रीजन से जब निकलती है तो अपनी जो वैली होती है तली को काट कर उसे गहरा करती है, जैसे आप इस इमेज में देखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पहले ये कुछ पर्वत रहा होगा नॉर्मल, तो यहाँ से मान लीजिए नदी निकलना शुरू हो गई। ठीक है, तो हाँ, नदी निकलना शुरू हो गई तो नदी की धारा की वजह देखिए ये बार बार अपनी इस एरिया को गहरा करती जाती है। तो मान लीजिए दो तरफ से पहाड़ ऐसे तरफ से गहरा करती है और एक तरीके से वी शेप्ड वैली यानी वी आकार की घाटी, आपको वी शेप दिख रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वी। ठीक है, ये देखिए ये, तो ये कहाँ निर्माण होता है, ये पर्वतीय क्षेत्र पर निर्माण होता है। ठीक है, इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। तो जब वी आकार की घाटी गहरी व सक्रिय होती है उसे गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब यही घाटी जब और गहरी हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे पहाड़ है एकदम, ठीक है, तो नीचे एकदम पतला ऊपर चौड़ा, तो इसको गॉर्ज कहते हैं। इसका इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन गॉर्ज। ये आप जो नदी देख पा रहे हैं बीच से आ रही है, ठीक है, और लेफ्ट उसके बाएं और दाहिने देखिए ऊंचे ऊंचे एकदम खड़े पहाड़ हैं। ठीक है, इसी को गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। तो भारत की जितनी भी पर्वतीय नदी यानी हिमालयी नदियां हैं, जैसे सिंधु यानी इंडस रिवर है या सतलज है या ब्रह्मपुत्र, जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो नामचा बारवा एक जगह है, वहाँ पे बहुत बढ़िया ये गॉर्ज मतलब ब्यूटीफुल दर्शनीय गॉर्ज बनाती है। चाहिए मैं उसको दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज है। ये देख पा रहे होंगे बीच में नदी है, इधर पहाड़ उधर पहाड़, सीधे सीधे पहाड़। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जलप्रपात, इसे वाटरफॉल भी कहते हैं। तो जब मान लीजिए नदी अपने रास्ते में फ्लो कर रही है, बह रही है, तो जब उसे कभी भी मुलायम चट्टानें या ठीक है या सॉफ्ट रॉक्स मिलती हैं तो नदी उन मुलायम चट्टानों को जल्दी काट देती है। और जैसे मान लीजिए इसको कठोर यानी हार्ड रॉक्स मिलते हैं तो उनको नहीं काट पाती। तो इन्हीं दोनों के अंतर की वजह से तो जो कठोर चट्टानें हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो मुलायम यानी नरम चट्टानें हैं वो कट के बह जाते हैं। तो इनकी वजह से एक हाइट या ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तो कठोर जो चट्टानें हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो मुलायम चट्टानें हैं वो तो कट के बह जाते हैं। तो नदी जब कठोर से नीचे गिरती है तो उसी को जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है जलप्रपात है वो साउथ अमेरिका कंट्री है वेनेजुएला, उसका एंजल वाटरफॉल है या एंजल जलप्रपात, आप लोगों ने सुना होगा। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो वेनेजुएला का एंजल। अब देखिए डायरेक्ट बुक से आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्ज़ाम मतलब फैक्ट है, जो भारत का प्रमुख जलप्रपात है एक शरावती नदी पे जोग वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद कावेरी नदी पे शिव समुद्रम वाटरफॉल है। अपना नर्मदा नदी पे बहुत ही फेमस कपिल धारा या धुआंधार वाटरफॉल्स है। ठीक है, तो ये हुआ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए
इसका आंसर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आता है, जब ये तो अभी हमने देख लिया कि पहले पर्वतीय भाग में नदियाँ क्या करती हैं। अब आते हैं कि जब मैदानी भाग में नदी आती है तो क्या होता है। तो दोस्तों जब नदी मैदानी भाग में आती है तो ढाल कम होता है, तो नदी का वेग यानी स्पीड कम होता जाता है। तो नदी का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह हो जाता है। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, विसर्प या मेंढर। ठीक है, ये देखिए नदी का रास्ता ये ऐसे आपने देखा होगा। अगर आप मैदानी इलाकों में रहते हैं तो नदी का वेग इतना स्लो हो जाता है, इतना धीरे होता है, तो नदी जो पहाड़ों से मलबा लाई है वो मैदानों इलाकों पे निक्षेपण है, डिपॉजिट करती है। इसी से जहाँ पे उसका डिपोजिशन बढ़ जाता है रास्ता, वहीं से वो टर्न ले लेती है। तो ऐसे सांप की तरह वो अपना रास्ता बनाती है, उसको बोलते हैं विसर्प। उसके बाद आता है नदी के सागर में गिरने से पहले, जो जब एकदम ही आखिरी मुहाने पे होती है सागर के पास, तो उसकी रफ्तार या एकदम ही कम हो जाती है और नदी में सिर्फ मलबा ही मलबा, कचरा एकदम। आपने अगर डेल्टा सुना होगा, उसी के बारे में बता रहा हूँ। एक तरीके से उसको डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, जहाँ वो बांग्लादेश में एंटर करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब तीसरा पॉइंट है भूमिगत जल। तो दोस्तों इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत वैसे ही लंबा हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।